ओके, तो आज का आवाज़ अड्डा इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे कि तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को है और 2 चरणों में थोड़ा मतदान कम हुआ है, लेकिन अब तीसरे चरण में उम्मीद है कि शायद लोग थोड़ा उत्साह दिखाएंगे। फोकस आज हम उत्तर प्रदेश की तरफ रखेंगे क्योंकि यूपी में क्या चल रहा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा जानना, इस लिहाज से भी क्योंकि वहाँ की जो 2 बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, वहाँ पे एक सीट में तो आज स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपना नामांकन दर्ज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी पता नहीं कि अमेठी से कौन लड़ेगा, और रायबरेली सीट में भाजपा और कांग्रेस दोनों का नहीं पता कि कौन लड़ेगा। लेकिन फोकस आज उत्तर प्रदेश पे रखेंगे कि वहाँ के ज़मीनी हालात क्या हैं, क्या इश्यूज़ वहाँ पे चल रहे हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे बदल रही हैं, कौन सा मुद्दा निकल के आ रहा है। और जैसा कि अखिलेश जी ने कहा है कि महफिल यूपी में सजेगी, तो अगर उसको डिकोड करें तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी तो लड़ ही रहे हैं कन्नौज से, डिम्पल जी मैनपुर से लड़ रही, तो काफ़ी हाई प्रोफाइल एक चुनाव होने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। कुछ मैं आपको अपडेट बता दूँ खबरों से रिलेटेड, जैसे कि जो हुए हैं। इंदौर में एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया आज और वो बीजेपी में चले गए। इससे पहले आपको याद होगा सूरत में भी लगभग ऐसा ही हुआ था, एक पर्चा रद्द हो गया था कांग्रेस प्रत्याशी का क्योंकि प्रस्तावक ने अपना नाम बदल दिया था। कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेता अरविंदर लवली ने भी इस्तीफा दे दिया है और बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि टिकट वितरण जिस तरह से किया गया है वो ठीक नहीं है, उसमें कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया, इस तरीके की टिकटों में उन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए इस्तीफा दे दिया है। रायबरेली से कौन लड़ेगा अभी पता नहीं है, अब हो सकता है ये स्ट्रेटजी बीजेपी की हो कि कांग्रेस में देखे कौन उतरता है, या कांग्रेस सोच रही हो कि कौन उतरता है। खबरें ऐसी भी हैं उड़ती उड़ती कि लखनऊ की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पे भी अभी पुनर्विचार हो सकता है। लेकिन रायबरेली अमेठी में बड़ी दिलचस्प बात ये है कि एक दुविधा की स्थिति तो है कि अगर राहुल जी अमेठी से लड़ते हैं और जीत जाते हैं और वायनाड से भी जीत जाते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, ये एक मन में दुविधा हो सकती है किसी के भी। वैसे ही रायबरेली में है कि रायबरेली से लड़े कौन, क्योंकि बीजेपी भी इंतजार कर रही कौन सा प्रत्याशी उतरे तो उसके सामने वो अपनी स्ट्रेटजी तय करें। ऐसी उड़ती उड़ती खबरें ये भी हैं कि बहुत ही दमदार प्रत्याशी गांधी फैमिली से ही कज़न को उतारने की तैयारी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे, इन सब पे बातचीत करेंगे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ा चर्चा के लिए उसमें 3 तो राजनीतिक दल से हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पंखुड़ी पाठक जी हैं कांग्रेस की ओर से, और फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी की ओर से। साथ ही 2 बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और ब्रजेश शुक्ला जी लखनऊ से और सतीश के सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं सोच रहा हूँ आज पहले पत्रकार दोस्तों के साथ शुरू किया जाए, राजनीतिक दलों से पहले। ब्रजेश जी, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जमीन पर क्या चल रहा है, और रायबरेली से कौन लड़ेगा? भाई मैं तो कुछ पता नहीं चला, 4 दिन बाकी हैं खाली नॉमिनेशन के और अभी तक कुछ तय नहीं हो पा रहा है, ना भाजपा तय कर पा रही, ना कांग्रेस तय कर पा रही। बस इंतजार हो रहा है यहाँ पर। हाँ, इंतजार इस बात का हो रहा है कि अमेठी से कौन उतरेगा। अटकलें लगती हैं, फेसबुक पर पोस्टें डाली जाती हैं, अनुमान लगाए जाते हैं। अब रायबरेली का तो समझ में आता है कि साहब रणनीति है कि वो कौन उतारते हैं, वो कौन उतारते हैं, लेकिन अमेठी का तो क्लियर हो चुका है कि स्मृति ईरानी ही लड़ेंगी। अब अमेठी में क्यों ये लेट लतीफ हो रही है, तो ये बेचैनी भी पैदा कर रही है विशेष रूप से अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। वो बेचैन है कि नाम घोषित हो, और घोषित ही ना हो, घोषित हो गांधी परिवार के प्रियंका और राहुल का ही। अब वो इसके लिए दावे कहते रहे हैं, लगातार कहते रहे कि साहब वही आएंगे, सारा चुनाव यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो ही लड़ेंगे, देखिएगा क्या होगा। तो वो बेचैनी बढ़ रही है। आज मेरी शाम को कुछ लोगों से बातचीत हो रही तो कह रहे थे बताइए पता नहीं क्यों लेट हो रहा है, जितना लेट हो रहा है उतना ही मन में मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं। क्या हो रहा, क्यों लेट कर रहे हैं, क्या सोच विचार चल रहा है। जब 2 ही को लड़ाना है तो हो जाना चाहिए था। तो यहाँ बड़ी दिलचस्प वो है, चर्चाएं बहुत है।
और असली चुनाव अब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी, और ओवरऑल यूपी का माहौल आपसे समझने की कोशिश करें, तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, क्या माहौल है यूपी के ग्राउंड पे, कैसा दिख रहा है स्थिति? देखिए, ग्राउंड का दो चीजें बड़ी साफ हैं। एक तो बीजेपी ने सारे प्रत्याशी ज्यादातर रिपीट कर दिए हैं, तो बहुत से प्रत्याशियों के खिलाफ नाराजगी भी है, उसको लेकर एक निराशा भी है कि साहब पुराने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो ये है। और आप जो वोटिंग प्रतिशत में जो थोड़ी बहुत कमी देख रहे हैं, वो उसका एक कारण ये भी है। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि जो जमीन पर है, पिछली बार बसपा से गठबंधन था, सपा का और रालोद भी उनके साथ था। अब स्थिति ये हो रही है कि मैं लगभग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटा हूं, मथुरा मैंने देखा, वहां पर यह है कि आप यदि आप दलित मतदाता विशेष रूप से मायावती के जो सजाती मतदाता हैं, यदि आप उनसे बात करेंगे तो वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं, वो कहते भाई जी को वोट देंगे। तो वो जो वोट माइनस होगा, इंडिया जो गठबंधन है उसका कंपनसेट कैसे करेगा उस वोट का? इस पे काम करने वाला मैंने काफी प्रयास किया है जानने का। और दूसरी बात यह है कि बसपा जो है उसने जो प्रयोग किया था कि साहब मुस्लिम भी उतार दिया, कहीं ब्राह्मण उतारा, कहीं क्षत्रिय उतारा, तो वो वोट बसपा को अपना वोट तो मिल रहा है, कैडर का वोट तो मिल रहा है, लेकिन अन्य वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जो मुस्लिम जहां प्रत्याशी वहां मुस्लिम वोट ज्यादातर इंडिया गठबंधन को जा रहा है, ये जमीनी हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंडिया गठबंधन के सामने भी है कि वो जो बसपा का वोट कम हुआ है उसको कैसे पूरा करें, उसकी पूर्ति कैसे करें, तो ये दिक्कत इंडिया गठबंधन सामने बहुत बड़ी है। जी सतीश सर, क्या माहौल सर, तीसरे चरण के हम लोग पहुंच गए हैं, और एक ये भी बताइए कि मतदान इतना कम क्यों हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूं कि जो ब्रजेश जी कह रहे हैं उनसे मैं 100% सहमत हूं, एक बात। दूसरी बात, मैं भी मानता हूं कि यूपी में महाभारत है और दिल्ली की महफिल निश्चित रूप से इस बार यूपी के बदौलत ही सजेगी, तो वहां आर पार की लड़ाई है। अब देखिए, वो जो कह रहे हैं कि जो ये दलित मतदाता है और जो मुस्लिम मतदाता है वो डिसाइड करेगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, और उसमें जो ब्रजेश जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं। तीसरी बात, हमने सुना है, देखिए ये अयोध्या वाला राज्य है, राम मंदिर वाला राज्य है, और अगर वहां वोटर की उदासीनता हो रही तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और ठीक कह रहे हैं वो कि जो कैंडिडेट्स भाजपा ने नहीं बदले हैं, लोकल लेवल पर एक है ये प्रॉब्लम। फिर भी मैं मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सामर्थ्य और शक्ति है, उसमें जो लड़ाई होगी वो सीट टू सीट होगी। एक सवाल ये है कि भाई अखिलेश इतना उम्मीदवार क्यों बदल रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात एक और जो सुनने में आ रहा है, मैं नहीं जानता क्या है, जो प्लस पॉइंट्स जो हैं वो बताना चाहता हूं कि जैसे आप इस बार जो है ये जो सपा कांग्रेस का गठबंधन है वो पहले से तो प्लस है ना, वो तो माइनस तो है नहीं। और जब वो कहते हैं महफिल सजाने की बात, तो ये निश्चित मान के चलिए कि ये तमाम बड़े नेता वहां पर मैदान में उतरने जा रहे हैं। अखिलेश जी का भी जो फैसला आया वो बाद में ही आया। एक बात और भी सुनने में आया कि जो ठाकुर मतदाता उसमें कुछ मतलब फूट दिखाई पड़ी है, कुछ इस तरह की चीजें मीडिया में भी देखी कि ऐसा हो रहा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, और तो इसलिए ही मैंने कहा कि ये जो हमें उत्तर प्रदेश का दिखाई पड़ता है वो ओपन हो चुका है। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 चुनाव से एकदम बिल्कुल मजबूत है, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगी, 5 सीट बढ़ा लेगी, तो उसको डिफेंड करना है। और इन लोगों को कुछ डिफेंड नहीं करना है, इन लोगों को खाली अपने को मतलब जीतना है, इनको अपना खाली जो भी होगा इनके सफलता में जुड़ेगी।
तो वो सारी चीजें हैं। और एक चीज तो जरूर नजर आ रहा है, हम भी नहीं उम्मीद करते थे कि वही अखिलेश और कांग्रेस का जो है गठबंधन हो जाएगा, लेकिन हुआ और कुछ कुछ असर भी दिखा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, मैं जहां बैठा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं जो मेरा मानना है वहां पर मैं कह सकता हूं आंख मूंद करके कि हम भाजपा जीत जाएगी। सेम बगल की सीट पर मुझे लगता है कि भाजपा जीत जाएगी। तो कैंडिडेट्स जो है, बहुत जगह कैंडिडेट्स ही भारी है। हाँ। सपा का तो मुझे यहाँ प्रचार ही नहीं दिखा। तो इस तरह से है। और एक नीरज जी आपके बात में एक और संशोधन जो आपने कहा हाँ। कि भाई आज सीट जो है वो दिल्ली में लवली ने इस्तीफा दे दिया और फलाने जगह फला कर गया, क्या कौन सी जगह, वहां इंदौर वाला हो गया सूरत के बाद। हाँ। एक और चीज आज सुर्खियों में आई, हाँ। और वो हमको लग रहा है वो ये लोग मतलब बड़ा टाइमली इसको लीक कराया गया है। वो जो वो देवगौड़ा जी के पोते का जो वीडियो आ गया है, हाँ। हाँ। ये हाँ। मैंने गजब की चीज हुई है। ये तो लोकसभा चुनाव में के पहले के बीच में ऐसा कभी होते देखा। पता नहीं कहाँ सुना खबरें कि भाग भी गया है। जी सुना है कि वो देश छोड़ के भाग भी गया है, वो जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या नाम तो उसका? मैं कह रहा हूँ आज वो तो राजनीति होगी ना। बाकी तो कांग्रेसी नेताओं ने कुछ कुछ कहा है, मैं वो टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको लगेगा कि पक्षपात हो गया। नो नहीं नहीं, ठीक ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, इस पर भी बातचीत होगी। शिवम नहीं, पहले पंकुड़ी जी के पास चलते हैं। पंकुड़ी जी, यूपी फोकस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मतलब चूंकि तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दो जो सबसे महत्वपूर्ण सीट वहां पे आप लोग को डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। नहीं, आपको ये किसने कहा कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे? अरे 4 दिन बाकी, नाम बताइए। ऐसा नाम बताना और डिसाइड करना दो अलग अलग मुद्दे हैं। हमने डिसाइड किया और हम उसको अनाउंस कब करेंगे, ये दो अलग चीज है, दो अलग विषय है। हो सकता है रायबरेली में भी भाजपा ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है, कैसरगंज में उम्मीदवार नहीं है अभी तक। तो क्या भाजपा जानती है किसे लड़ाना है या नहीं जानती है, या हार मान चुकी है? क्या कारण है? एक हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है और वही उसी के तहत हम लोगों का। और पूरा देखिए, जहां तक अमेठी और रायबरेली की बात है, अमेठी रायबरेली का बहुत पुराना संबंध कांग्रेस पार्टी से और गांधी परिवार से है। ये एक सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, ये एक पारिवारिक और भावनात्मक संबंध है। और वहां के जो लोग हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उसको ध्यान में रख के ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो जिस तरह से अमेठी रायबरेली की जनता की भावनाएं गांधी परिवार से, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की भी भावनाएं उनसे जुड़ी है। और उनको, उन भावनाओं को मद्देनजर रख के ही ये फैसला हम लोग लेने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी हो जाएगी। और मुझे तो लगता है अच्छी बात है कि समय लग रहा है, रोज न्यूज चैनल्स को एक ये मुद्दा मिल रहा है, रोज इस पर डिबेट हो रही है कि कब प्रत्याशी आएगा, कब नामांकन होगा। तो काफी मुद्दा मुझे लगता है गरमाया हुआ है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 4 दिन रह रहे हैं, कैंडिडेट तो डिक्लेयर होना ही है, हमारा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का भी होगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आज अमेठी में, रायबरेली का तो वहां पे तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर अमेठी की भी मैं बात करूं, आज अमेठी की जनता कांग्रेस पार्टी को याद कर रही है। और जो एक उनको लगता है कि जो मौका उन्होंने दिया था भारतीय जनता पार्टी को या स्मृति ईरानी जी को, उससे बहुत मायूसी वहां की जनता में है। वहां की जनता आज इंतजार कर रही है कि कांग्रेस का कैंडिडेट आए और एक बार फिर अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया जाए। तो जो अमेठी में जो स्मृति ईरानी जी से उम्मीदें लगाई थी, उस पे बिल्कुल भी वहां के जो सांसद है स्मृति ईरानी जी, बिल्कुल भी उस पे वो किसी भी तरह से उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर। तो पंकुड़ी जी, राहुल जी लड़ेंगे कि नहीं? का जो आज आकर्षण है वो कांग्रेस की तरफ है। अमेठी से लड़ेंगे राहुल जी? देखिए, ये मैं तो, मेरे पास ये अधिकार नहीं है यहाँ पे ये बताने का। लेकिन आपने कहा कि डिसाइड हो गया है। आप पत्रकार हैं, आपको बातों में से बात निकालनी सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा कि अमेठी की जनता का जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उसको ध्यान में रख के और जैसा वो चाहते हैं वैसा प्रत्याशी वहां से उतारा जाएगा। नहीं, अब आपने कहा कि हमने डिसाइड कर लिया है, अनाउंस नहीं किया, दोनों अलग अलग चीजें। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अनाउंस ऐसे नहीं होता ना, अनाउंस टीवी स्टूडियो पे तो नहीं। अरे मैंने कब कहा कि आप पार्टी के लोग हम पे प्रेशर बनाए तो हम अनाउंस करेंगे? तो नहीं, एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, उसके तहत ही अनाउंसमेंट होगी और वो अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन देखिए, देखने वाली बात यह है कि अमेठी में स्मृति ईरानी जी जब जीती थी, बहुत जबरदस्त उन्होंने प्रचार किया था और अपनी जीत का भी उन्होंने बहुत हमेशा वो प्रचार करती रही है, उस प्लेटफॉर्म को वो इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन अमेठी में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जनता उन्हें वापस से चुने। जितने भी विकास कार्य कांग्रेस सरकार में शुरू हुए थे,
एक दुर्भावना से, एक बदले की भावना से उनको रोकने का काम किया। और अमेठी की जनता बड़ी सेंसिटिव है और बहुत पॉलिटिकली अरे रायबरेली का भी नाम ले लीजिए, आप तो सिर्फ अमेठी पे कह रही हैं। जानते हैं कि नहीं, अमेठी की चर्चा आप लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं तो रायबरेली करना चाहता हूँ। रायबरेली में पंखुड़ी जी सुनिए ना, वहां से तो पहले भी हम जीते हैं, अभी भी हम जीतेंगे। उसकी बात वहां पे तो चिंता का जो विषय है, मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। हमारा तो उम्मीदवार हमारे मन में है, हमारी सोच में है, हमें पता है कौन उतरेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां किसे उम्मीदवार बनाएगी, वो ज्यादा बड़ा सवाल है। सवाल वहां पे हमारे लिए नहीं है। शिवम, मन में सब कुछ तय है और आप नहीं तय कर पा रहे हो। उतारो ना रायबरेली में, क्यों नहीं उतार रहे हो? आप क्या इंतजार कर रहे हो? देखिए, वो कहते हैं ना कि अ लीडर शुड ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब टेक्निकली बात ये है कि जो लीडर है इनके, वो उत्तर प्रदेश आ ही नहीं रहे, आने से डर रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, समझ में नहीं आ रहा कि एक सीट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रायबरेली, इस देश में 72 साल के आज़ादी के इतिहास में, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, उसमें से 66 साल रायबरेली में कांग्रेस रही है। और उन 66 साल में से 54 साल तो एक ही परिवार रहा है। आज अगर इतना सोचना समझना पड़ रहा है, मुझे तो सूत्रों से पता चला है कि कोई सर्वे वर्वे करवाया है अमेठी रायबरेली में, उसमें भी हार दिखाई दे रही है। इस वजह से मंथन हो रहा है कि उतारा जाए किसी को या नहीं उतारा जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय जितने भी मेरे पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जो भी अपनी रिस्पेक्टिव सीट से लड़ते हैं, वो सबके सामने ऐसे ही तो होता है। कैडर का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है, जो हमारे नेता हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी तरफ से जो है नॉमिनेशन कर दिया है, हम जनता के बीच में हैं, अब लड़ते हैं चुनाव। लेकिन इतनी पुरानी सीट, जो अमेठी, जो रायबरेली, इतना सब कुछ दिया जिसने कांग्रेस को, परिवार को इतना सब कुछ दिया, जो पलटकर वहां जाना नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, कोई तस्वीर पिछले 5 साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी को आपने देखा हो रायबरेली में? अमेठी में जो हमारे युवराज हैं उनको आपने देखा हो? कितने सालों से नहीं देखा, बताइए। बहन जी कब से नहीं गई है? और एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, अगर टिकट फाइनलाइज है ही और नाम फाइनलाइज है ही, तो ये जीजा जी अलग अलग जाकर कैमरामैन से और मीडिया से क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं मैंने 90 से प्रचार किया है, भैया मुझे ही टिकट दे दो, मैं तो अमेठी से भी तैयार है। लोग रायबरेली से भी कह रहे हैं, लोग हरियाणा से भी कह रहे हैं, लोग राजस्थान से भी कह रहे हैं। अरे हमारी जो संस्कृति है उसमें जीजाओं का एक विशेष सम्मान होता है भाई। वो इतना उधर उधर जाकर मीडिया को बता रहे हैं, एक बार आप उनकी बात सुन लीजिए। शिवम, तो आप ही क्यों नहीं अपना अनाउंस कर देते रायबरेली से? इन दोनों जगहों से राहुल जी के लिए प्रचार करता है। शिवम, आप अपना क्यों नहीं उतार देते? वो जिनको उतारेंगे मन में सोच लिया पंखुड़ी जी ने, आप अपना उतारो ना। पर जवाब, क्योंकि हम मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि हम इस बार अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, ये सारी सीटें जीतेंगे। कन्नौज फिर से जीतेंगे और हमें देखना है कि कौन आता है, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेकिन ऑनर्स इनके साथ जाता है। आप एक चीज सोचिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस से लड़े थे पिछली बार। अगर बनारस से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कैंडिडेचर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ होता तो देश में क्या छवि जाती भारतीय जनता पार्टी की? आदरणीय गृह मंत्री जी अगर गांधीनगर से लड़ते थे और गांधीनगर से लड़ रहे हैं, अगर उनका कैंडिडेचर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ होता तो क्या छवि जाती देश में भारतीय जनता पार्टी की? सवाल नहीं, सवाल के इतने बड़े बड़े बम और गोले फेंके जाते कि भैया क्यों नहीं कैंडिडेचर अनाउंस किया। वही सवाल पलटकर हम पूछ रहे हैं कि भाई आपकी जो मतलब पारिवारिक सीट रही है, आपका भावनात्मक नाता है, परिवार है, मतलब हिस्सा है, सब कुछ है, तो अनाउंस करिए ना भाई। परिवार को इतना इंतजार कौन कराता है? जी, आप तो वैसे भी परिवारों को ना इंतजार कराने के लिए फेमस है, तो दे के टिकट आइए चुनाव में। अच्छा, इतना मतदान कम हो रहा है शिवम जी, धड़कने बढ़ रही, चिंता हो रही है, मतदान कम हो रहा है? नहीं, अब देखिए ना, अब एक चीज बताइए नीरज जी, अब अगर मैं समाजवादी की ही बात करूं तो उन्होंने चाहे कन्नौज हो, शाहजहांपुर हो, मेरठ हो, बदायूं हो, मिश्रिक हो, नगीना हो, मुरादाबाद हो, सुल्तानपुर हो, इतने सारी सीटों पर तो 2-2, 3-3 बार कैंडिडेचर बार बदल दिया जाता है। अरे मेरा सवाल ये नहीं था भाई, जाने वाला एक मिनट, वोटर है वो जनता के बीच में है। मेरा मतदान कम हो रहा है, इससे इस पे सवाल है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ। अच्छा, भूमिका बना के आएंगे, आओ। अच्छा, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ। आओ। जो इंडिया अलायंस है उसका वोटर, उसके पास नेता नहीं है, उनको पता नहीं है, उनमें कोई जोश नहीं है, वो उनके साथ में नहीं खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का जो वोटर है वो प्रॉपर अपनी वोटिंग कर रहा है, बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम है ना, अब मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो जाए,
हाँ। या फिर इंडिया या कोई और छोटी टीम का मैच हो जाए, तो हम और आप और भी तमाम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं घर से ही देख लेंगे, नहीं जाना भाई, छुट्टी मनाते हैं आराम से। मैच में पता है एक तरफा मैच है, यही कहानी हो रही है। क्योंकि उधर दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश रूपी इंडिया अलायंस जो है, कोई वोटर उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता है पंखुड़ी जी जवाब देना चाहती है आपकी इस बात का जो आप ये कह रहे हो। पंखुड़ी जी बताइए। देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि सपा की बात कर रहे थे कि बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, फिर कह रहे हैं उनके पास नेता नहीं है, तो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं पहले और दूसरे चरण की बात करूं, पहले और दूसरे चरण में ये जो वोटिंग कम हुई है, इससे संकेत बड़े क्लियर हो गए हैं। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुआ था। जो सबसे बड़े सांप्रदायिक एक्सपेरिमेंट इन्होंने करे थे, जिसके चलते ध्रुवीकरण हुआ, उसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला, उसके साथ उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मिला। लेकिन आज जो हमने देखा, और पहले और दूसरे चरण में, और जो हमारे यहाँ पे जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो भी आपको बताएंगे, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, अगर आप विधानसभा सेगमेंट वाइज भी देखें, इस बार वोटिंग सबसे कम उन सीट पे हुई है। जिन बूथों पे, जिनको भारतीय जनता पार्टी का बूथ माना जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ है, वहां पे वोटिंग कम हुई है। मुझे याद है कि जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था और संगीत सोम जी और बाकी लोगों से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करी जा रही थी, किस तरह उनके चेहरे लटके हुए थे। जवाब नहीं बन रहा था कि वोटर क्यों नहीं है यहाँ पे, सारी लाइन की लाइन यहाँ पे जो लगती थी, आज यहाँ पे बूथ खाली क्यों पड़ा है। अरे तो ये जो लोग दोनों लोग एक दूसरे के बूथ के लिए ऐसा ही कहते हैं कि उनके बूथ पे एकदम सन्नाटा, मैं आप इनके बूथ में सन्नाटा। देखिए जी जो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ी ही उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को 2 बार केंद्र की सत्ता में और 2 बार प्रदेश की सत्ता में बिठाया। हाँ। आज उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में, और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करती हूँ कि सिर्फ नफरत पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, उम्मीदों पे भी मिला। जो वादे किए, जिनको बाद में इन्होंने कह दिया कि जोड़ना है, उन वादों पे, उन सपनों पे भी वोट मिला था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ गया कि हमें तो कुछ मिला नहीं, उल्टा उनसे छीन लिया गया। जीएसटी और नोटबंदी जैसी स्कीम लाकर छोटे व्यापारियों का व्यवसाय छीन लिया गया। पेपर लीक करा के अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर युवाओं का भविष्य छीन लिया गया। जी, जो जी। आपके जो महंगाई है, उससे जो गृहिणियां थी, उनकी जो सेविंग थी, वो छीन ली गई। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का बचाव करके और उत्तर प्रदेश को महिला अपराध में नंबर 1 बना के महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता छीन ली गई। तो बड़ा डिसइल्यूजन है वो वोटर, जिसने बड़ी उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, और ये वोटर बहुत बड़ी तादाद। शिवम एक रिप्लाई आप दे दो, फिर मैं चांद के पास जाऊंगा, फखरुल के पास। वहां मौजूद था। शिवम अब एक छोटा सा रिप्लाई चाहिए आपको, इसलिए ज्यादा बार बार आ रहा हूँ कि 2 लोग आपको जवाब देना, आपको सपा और कांग्रेस दोनों का। जी, जो छोटा जवाब रखिएगा, छोटा। कोई बात नहीं, मैं 2 को क्या, आप 4 को भी दिलवाइए, कोई परेशानी नहीं है, बस समय दे दीजिए। छोटे में बस इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के हालात इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अक्सर मैं बोलता रहता हूं कि इनको अगर विधायक, प्रधानी, जिला पंचायत, इन सब के भी चुनाव लड़ाने पड़ जाए तो उनके लिए भी लोग नहीं है। और वो कहते हैं कि कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट बार बार बदले जा रहे हैं, इसीलिए बदले जा रहे हैं। टिकट दे दिया, पता चलता है ये नहीं जीतेगा, दूसरे को दे दो, फिर पता चलता है वो भी नहीं बदलेगा, तीसरे को दे दो, फिर पता चलता है वो भी नहीं बदलेगा, चौथे को दे दो। यही हालात हैं आपके आज पूरे देश में। देख लीजिए ना, अभी आज ही हुआ है, आपने अगर देखा हो तो किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में हालात हो गए। इंदौर में टिकट भरने के बाद क्या सिचुएशन हो गई, सूरत में टिकट भरने के बाद क्या सिचुएशन हो गई, अरुणाचल प्रदेश में क्या देखा कि 10 के 10 विधायक जीत के 60 में से 50 के चुनाव में करते जनता पहचान चुकी है आपको। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। लोकतंत्र से खिलवाड़ जनता हर बार पहचानती है। 2014 के बाद भी पहचानी थी, 17 से पहले भी पहचानी थी, 19 से पहले भी पहचानी थी, 22 से पहले भी पहचानी थी, हर बार पहचानती है और आपको हरा देती है। खिलवाड़ करके जनता पहचान चुकी है, मैं मान रहा हूँ, बदलने की बात जनता पहचानती हमें है और आपको हरा देती है। नहीं जी, जनता पहचान चुकी है, इसलिए आपको हरा देती है हर चुनाव में। इस चुनाव में भी पहचान चुकी है, आपको हरा देगी। ऐसे ही तो कहते हैं ना, 2014 से जनता पहचान चुकी है, जनता पहचान चुकी है। अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा दोनों लोगों की आवाज में, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है दोनों लोगों की आवाज में, मुझे मैं खो गया एकदम। चांद के पास चलना है मुझे। फखरुल हसन चांद, चांद भाई क्या चल रहा है यूपी में? बताइए कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ सर, आप बताओ, आपकी धड़कनें बढ़ी होंगी। मतदान कम हो रहा है, सुना है कि जब मतदान कम होता है तो बड़ी चिंता पड़ जाती है नेताओं की। बढ़िया आपकी कि कोई टेंशन नहीं है? नहीं, हम तो इससे पहले भी जिस दिन मतदान था उस दिन भी मैं डिबेट पे था और मैंने कहा था मतदान कम। वैसे एक चांद, एक मिनट चांद भाई रुको ना। था कि बड़ी फखरुल भाई एक चांद भाई एक बात का मुझे जिक्र करना, सतीश जी शायद उस शो में रहे होंगे मेरे ख्याल में,
जब ये कांग्रेस का इनका समझौता नहीं हुआ, चांद जी हमारे शो में थे, उन्होंने बोला कि अगर कल सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले नहीं हुआ तो नहीं होगा, और हो गया। चांद भाई गजब आपका इंसाइट है, और उसी दिन समझौता हो गया था। तो अब ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि इसलिए नहीं कि मैं आपको खुश करना चाहता। अब आप थोड़ा मुझे अगले सवालों के लिए आपको तैयार कर रहा था। आप बताओ, आप पूछता हूँ मैं आपसे। देखिए सवाल ये है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा। हाँ। और अगर शिवम त्यागी ये बताते कि 10 साल की भाजपा की सरकार में, 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या किया तो ज्यादा बेहतर था। समाजवादी पार्टी अपने टिकट बदल रही है, अरे भाई आप खुश हो जाओ, आप इतना परेशान क्यों अगर हम टिकट बदल रहे हैं। कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं दे रही, आप क्यों परेशान हो कि अमेठी से प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अरे भाई वायनाड से तो नॉमिनेशन किया है ना, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे ना, अब 1 जगह से चुनाव लड़ते हैं। और अगर आदरणीय राहुल गांधी जी 1 जगह से चुनाव लड़ रहे तो आप क्यों परेशान हो। अमेठी से कोई आएगा प्रत्याशी, राहुल गांधी जी नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा, आप चिंतित क्यों हो। आपको चिंता अपनी करनी चाहिए, क्योंकि आज जनता वो आपसे पूछ रही है। ये ना 2014 जैसा चुनाव है ना 2019 जैसा चुनाव है। अगर शिवम त्यागी जी आप राजनीति की एबीसीडी कुछ भी जानते होंगे, जमीन के कुछ भी आप महसूस करते होंगे, तो आपको पता चलेगा ये चुनाव 2014 जैसा नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार। ये 2019 जैसा भी नहीं है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांग रहे हो। हाँ, ये 2024 का वो चुनाव जहां आप कह रहे थे शुरू में, अब नहीं कह रहे हो। 400 पार, 300 पार। और जब समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन ने कहा कि आपको 2/3 बहुमत चाहिए इस देश में बाबा साहब के संविधान को बदल देने के लिए, तब आप ले आए कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। और फिर हम सवाल पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया। दिल्ली में पुलिस भर्ती होती उसमें आपने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया। फिर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम कहते 85% भ्रष्टाचारी आपके दल में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में आप एक भी पेपर नहीं करा पा रहे हो, एक डीजीपी स्थायी नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपका दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश और देश के मुद्दे क्या हैं, आपने उन मुद्दों के लिए क्या किया। आपने जो नारा 2014 में दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, वही नारा 2024 में भी है। आपने नारा दिया था बेरोजगारी दूर करने का, 2 करोड़ रोजगार देने का। अरे फखरुल तो सुन रहा, 2 करोड़ दो सवाल, इसलिए हम तो नहीं कह सकते। दो सवाल है आपसे, बहुत छोटे छोटे जवाब चाहिए। एक जी, जितने सारे मुद्दे आप गिना रहे हो ना, अभी 6 महीने पहले ये सब मुद्दे थे कि नहीं थे? नहीं, मुद्दे 6 महीने पहले नहीं थे, मुद्दे आज भी हैं। और आप अगर महसूस कीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान अगर कम हुआ है, तो अगर जो व्यापारी ने मतदान कम किया, जो भाजपा को सोचते थे कि हमें वोट देना है, लेकिन जीएसटी लेके आए। ये जीएसटी की वजह से बहुत से व्यापारियों ने जीएसटी कितने पहले आया था फखरुल भाई, वो भाजपा को वोट देना चाहते थे। जीएसटी आज थोड़ी आया, तो बहुत समय हो गया, उसके बाद कितने चुनाव हो चुके हैं सर। आप भी ना घुमा देते हो एकदम। आप अगर नहीं, आप बहुत सी नहीं मुद्दे तो वही रहेंगे, मुद्दे तो वही रहेंगे। हाँ। हम तो फिर कहते हैं कि आप चुनावी घोषणा पत्र 2014 को उठा के देख लीजिए भाजपा का। आज क्या वो नारे लगा सकते हैं भाजपाई जो नारे 2014 में लगा रहे थे, अच्छे दिन के नारे? नहीं लगा सकते। क्यों? आज जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आपने 10 सालों में क्या किया, 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया। उन बातों का जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिए, कांग्रेस अपने प्रत्याशी कब घोषित करेगा। अरे भैया आप भी तो हरियाणा के चुनाव का इंतजार कर रहे हो। भाई देखो यार, आप लोग ना बनाना चाहते हो उत्तर प्रदेश में। सीरियस क्वेश्चन को आप लोग समझ नहीं रहे हो सर। सूरत में क्या हुआ, अब वो उसके वैल्यू मेरिट में नहीं जा रहा हूं मैं। लोकतंत्र निर्विरोध जीत गए भाई साहब। नहीं, इसलिए प्रत्याशी का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है दोस्त। महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस सवाल को हल्के मत लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इंदौर में अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया भाई साहब का, हुआ ना हृदय परिवर्तन। आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जो गुजरात का जो सवाल है, जो इंदौर का सवाल है, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर वो सवाल यहां भी होता, उत्तर प्रदेश में भी एक सीट पे, लेकिन हमें समय रहते पता चल गया। ये भाजपा चाहती है कि विपक्ष विहीन लोकतंत्र हो, इसलिए ये जो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनको दबाव देके, प्रलोभन देके तोड़ना चाहते हैं। तो ये इस देश के संविधान को बचाने वाला ये वाला आरोप मुझे अरविंदर लवली के ऊपर कौन सा प्रलोभन दिया? उनको तो बेचारों को टिकट भी नहीं मिलेगा, अब तो सब खेल हो चुका है दिल्ली में। या ये जो बम है, उनका नाम सरनेम बम है, बाम लोग करना, लेकिन मैं किसी ने बताया उसका नाम बम है सरनेम। देखिए क्या इंदौर में उनको क्या मिल जाएगा? फिर तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टिकट भी वापस किए। हाँ, अरे लेने से लिया,
वो भी एक इशू है। नहीं देखिए, बाराबंकी वाले वो जो रावत जी की आप बात करें, उनके वो आ गया तो उन्होंने तुरंत कहा मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, है ना। और रोहन गुप्ता ने कहा कि हम तो वैसे ही नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस देगी तब भी नहीं लड़ेंगे। लड़ते। अच्छा बताइए, अच्छा आपने वीडियो की बात की, वायरल वीडियो की बात की, वही बात आपने नीचे वो जो देवगौड़ा जी के पोते हैं क्या है, बिल्कुल बिल्कुल वो है इशू, उसमें कोई इब्बट नहीं है। नहीं तो सवाल तो महिला सुरक्षा का है ना। किससे महिला सुरक्षा की बात हो रही है? हम तो इन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं जो बलात्कारियों की सजा माफ कर रहे हैं, बलात्कारियों को पैरोल दे रहे हैं, बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं। हम उन्हीं लोगों के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। मुद्दा तो वही है, मैं तो कह रहा हूं मुद्दे से। अच्छा एक चीज और बताओ, आपको इंसाइट बहुत रहती है। अभी आपने कहा कि अमेठी से कोई लड़े, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? इनके सामने खड़े होकर इनको लड़ना तो फर्क तो पड़ेगा ही। आपको क्या लगता है, राहुल जी नहीं लड़ना चाहते क्या अमेठी से? इंसाइट होती है आपके पास? नहीं देखिए ये फैसला कांग्रेस दल का है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि हमारे वहां से अमेठी और रायबरेली में हमारा संगठन मजबूत है, हमारे विधायक मौजूद हैं, और अगर कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी उतरेगा, आदरणीय राहुल गांधी उतरे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उतरे, या आदरणीय वाड्रा जी भी उतरे, सपा क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी का संगठन उनको मिलकर चुनाव सपा क्या चाहती है कि रायबरेली और अमेठी से राहुल और प्रियंका को ही लड़ना चाहिए? सपा ये चाहती है क्या, या कोई भी लड़ ले, हमें क्या करना, हम तो दे दिया सीट? देखिए नहीं, हम समाजवादी पार्टी है और हमारा गठबंधन है कांग्रेस से। हम निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव लड़े, आदरणीय प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से जो माहौल है वो निस्संदेह बनेगा, कांग्रेसियों को उससे कहीं ना कहीं मनोबल उनका बढ़ेगा, तो उनको लड़ना चाहिए। यही बात है असली। आएंगे अब जरूर नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। आसपास की सीटों पर उससे फर्क पड़ता है। अगर वो दोनों लोग लड़ेंगे तो एक माहौल बनेगा, और उनकी पारंपरिक सीटें हैं। अब 4 दिन बाकी है खाली नॉमिनेशन के, अभी तक आप पंखुड़ी जी ने मन में सोच लिया, बताएंगे नहीं हमें, ठीक है हम लोग बाद में पूछ लेंगे आपसे, लेकिन अनाउंस कर देना चाहिए अब तक। सर अशोक जी, नीरज सवाल ये है, नहीं कोई देर नहीं हुई, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आखिरी दिन नॉमिनेशन फाइल किया था। आखिरी दिन अमेठी रायबरेली में भी नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा। चिंता भाजपा को नहीं करनी चाहिए इंडिया गठबंधन में कौन कब प्रत्याशी आएगा। हम जब भी प्रत्याशी आएंगे मजबूती से आएंगे, हराने के लिए आएंगे, लड़ने के लिए आएंगे, हम मुद्दों को साथ आएंगे। हम हिंदू मुसलमान लेके नहीं आएंगे। हम इस देश की जो विजन है, जो हमारे जो हम लोगों ने काम किए थे, कांग्रेसियों ने किए थे या समाजवादियों ने किए थे, हम शिवम आप कुछ ऐड करना चाहते हैं संक्षेप में? फिर मैं सतीश जी और शुक्ला जी के पास जाऊंगा। बहुत संक्षेप में ऐड कर दीजिए आपको कुछ कहना है तो। देखिए समझ में नहीं आता है कि हम बोले तो बोले क्या और करें तो करें क्या। कमाल की बात है, हम इनके कैंडिडेट के बारे में कमेंट करें, जी तुम क्यों करते हो। हम इनसे ये पूछे कैंडिडेट कब लाओगे, कहते जी ये क्यों बात करते हो। हम कहते हैं समाजवादी ने भैया टिकट बदल दी, क्यों बदल दी, कह हमारे ऊपर क्यों कमेंट करते हो। अरे भाई आपसे ही चुनाव लड़ रहे हैं हम, और किसके बारे में बात करें, आप ही के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि विदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, विदेश की बात करें। हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा प्रतिद्वंदी है उन बेचारों से कुछ नहीं हो रहा। भी तो कुछ वादे किए थे, बीच में नहीं फकरुल भाई, भी बात करेंगे। अरे बात कर लेते हैं ना, अरे पेपर लीक हो रहा है, उसपे भी तो बात कर लेंगे। नहीं बात कर लीजिएगा, अपने समय में बात कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो भाई इनके बारे में बात करें तो ये भड़क जाते हैं, इनसे पूछे कि टिकट क्या है तो भड़क जाते हैं, इनसे टिकट अनाउंस नहीं होता, इनसे कैंडिडेट अनाउंस नहीं होता। ये कोई और बताएगा, कोई और बताएगा 400 पार 300 हम कमेंट करें तो भड़क जाते हैं। अरे भैया चुनाव लड़ रहे हो, पेपर जो टिकट भर चुका वो भाग जाता है, महंगाई नहीं जो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चुनाव नहीं कर हमें जनता का वोट चाहिए। हम 400 पार कर रहे हैं, हमारे बारे में हम हर चीज पर बात कर रहे हैं भाई। जीएसटी और नोटबंदी से बाहर निकले नहीं, उसके बाद चुनाव जीत चुके हैं। किसानों से बाहर निकले नहीं, उस पर हम जीत चुके हैं चुनाव। इन सारे मुद्दों पर जिन पर आप बात कर रहे हैं उन सब पर चुनाव जीते हैं हम। यही परेशानी है। ओके, जहां जहां समाजवादी का कार्यकर्ता वो दंगा गारंटी कर दिया, दंगा आते ही। अरे भाई हो गया, ठीक है, ओके। चांद जी और त्यागी जी हो गया भाई, हो गया। मैं सतीश जी शुक्ला जी के पास जाऊंगा। शुक्ला जी और सतीश जी अब थोड़ा सुनो ना इन लोगों की। शुक्ला जी, एक मैं बार बार इसलिए पूछ रहा था कि ये लखनऊ में रायबरेली से कौन लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के गढ़ हैं, घर हैं, वहाँ से आके एक माहौल बनेगा कि देखिए आगे फिर से लड़ने के लिए तो पार्टी को और सहयोगी दलों को फ़ायदा होगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के मन में एक दुविधा है, जो मैंने पंखुड़ी से पूछा था, लेकिन वो क्यों जवाब देंगी, कि अगर राहुल जी अमेठी से लड़ते हैं और एक केस लेके चलें कि वो जीत गए, तो दुविधा खड़ी हो जाएगी ना, गुरु कौन सी छोड़ें, वायनाड छोड़ें कि यूपी छोड़ें, है ना। क्योंकि आप एक बार
यहाँ से छोड़ चुके हैं। अब दोबारा आप जीत गए तो आपके सामने मन में दुविधा हो सकती है। ये मेरा क्वेश्चन है। एक सवाल तो ये, इसका जवाब मुझे चाहिए। दूसरा मुझे जवाब ये चाहिए कि 14 से लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट आजकल 14 ही चलता है, 14 से लेकर टिल इलेक्शन तक माहौल, जो असली मुद्दे हैं या जिनको लोग असली मुद्दे बताते रहते हैं, जो अभी चांद साहब गिना, इस पर चुनाव होता नहीं है। आपका अनुभव ये कहता है कि कुछ दूसरे धाराओं पर चुनाव लड़ा जाता है। वो मुझे बताओ क्या चल रहा है ज़मीन पे। देखिए, ये जो छोड़ने वाली सीट छोड़ने वाली बात है, ये दुविधा नहीं है। दुविधा इसमें दूसरी है। क्या दुविधा ये है कि 2019 में एक धोखा हो चुका है। मतलब हारने का डर है? नहीं, हारने का डर नहीं मैं कह रहा हूं। हाँ। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके लिए ये दिक्कत है कि वो इस बात का पता करे कि स्थितियां क्या हैं। अब यदि वहीं फंस के रह जाना है या पूरे देश में घूमना है। ऐसा ना हो कि वहीं फंस के रह जाए, क्योंकि उनको बड़े नेता हैं, उनको पूरे देश में चुनाव प्रचार करना है। तो इन सारे ये गहन विचार चल रहा है। अब छोड़ने के लिए तो कहीं भी छोड़ सकते हैं, वो यहां भी छोड़ दें या वहां छोड़ दें। लेकिन अब इतनी आसान सीटें नहीं है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई टफ है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब बिल्कुल आए और एकदम मैदान मार लिया, ये नहीं हो सकता। यहाँ लड़ाई कठिन लड़ाई है, हर सीट पे कठिन लड़ाई है। तो वहां की भी बात वही है, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। हाँ। तो ये क्या है, ये विचार है, ये मंथन है, और इस पर ये फैसला हो रहा है कि क्या करना चाहिए। वरना इतनी लेट होने कोई वो नहीं थी। जितने बड़े नेता थे पहले ही घोषित हो चुका है। शायद ये 2 सीट रायबरेली कठिन है क्या? रायबरेली सीट भी नहीं, रायबरेली तो हमारे ख्याल से रायबरेली का तो कई बार आकलन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन रायबरेली का इतना ऐसा नहीं है कि रायबरेली, अब रायबरेली वो रायबरेली नहीं है जो श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी और राहुल गांधी 2004 वो वाली रायबरेली नहीं है। रायबरेली में भी स्थितियां है। अच्छा, जो जमीन पे क्या मुद्दा चल रहा है? मोदी गारंटी चल रही है, आरक्षण चल रहा है, जाति जनगणना चल रही है, महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, क्या चल रहा है जमीन पे? देखिए, जमीन में महंगाई भी चल रही है, जमीन में बेरोजगारी भी चल रही है। लेकिन जो मैंने देखा, एक बड़ी बात देखी, अब उसका कितना असर होगा मैं इसका भविष्यवाणी यहाँ मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं जहां गया तो उन लोगों ने अपनी महंगाई का भी किस्सा बताया, बेरोजगारी का किस्सा बताया, लेकिन एक बात जरूर कही। वो बात एक शब्द है कि बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। अब ये चुनाव एक अजीब तरह के चुनाव है कि जिसमें सरकार की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया जा रहा है। आप देखिए, योगी के भाषण को देखिए और नेताओं के भाषण देखिए, वो अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च करते हैं। और जो ही लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा आता है तो ये लोग जबरदस्त उत्साहित होते हैं, तालियां बजाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा जमीन में बहुत ज्यादा गहरा है। और इस मुद्दे ने 2019 में कमाल किया था, इस मुद्दे ने 2022 में कमाल किया था, 2024 में क्या करेगा इसका इंतजार मुझे है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लेके आए आपके, लॉ एंड ऑर्डर अंदर खाने में बहुत तेज इशू बन गया है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सतीश जी, ये 2 सवाल आपसे भी हैं। एक डर और जोड़ दिया है शुक्ला जी ने कहा कि अगर मान लो वहाँ से पर्चा भर देंगे दोनों, राहुल जी और प्रियंका जी, तो अब चूंकि भाजपा पूरे दम लगाएगी, चलो इनको हराना है, तो बेचारे फंस सकते हैं वहाँ पे, फिर देश भर में प्रचार करने से रुकेंगे। ऐसा शुक्ला जी का कहना है कि एक एंगल ये भी है। मैं तो दूसरे एंगल पे जा रहा था कि वहाँ से लड़ने के बाद बड़ी दुविधा उधर भी खड़ी होगी, हार गए तो और मुश्किल, और जीत गए तो कौन सा छोड़े, वायनाड छोड़ेंगे तो दिक्कत, इधर छोड़े। अभी केरल में चुनाव होना है विधानसभा का, आपका क्या आकलन कह रहा है? क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि यूपी से अपनी पोजीशन क्लियर करें। देखिए, बात ये है, ये स्ट्रेटजी में इसको लेट कर रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि निर्णय नहीं, मेरी भी किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, मैं उसी से मैं पता भी था मुझे कि वो है, दोनों का नाम है। मुझे लेटेस्ट क्या लग रहा है, जो संभावना, मैं कोई सूचना नहीं दे रहा हूँ, कि हो सकता है कांग्रेस वाले सरप्राइज बराबर कह रहे हैं, कहीं खड़गे को कहीं से उतार दे तो
एक चीज क्या पता, क्योंकि कांग्रेस में बड़ी दुविधा रहती है, बात सच है आपकी, कि दुविधा में रहते ही होगा तो ये होगा वो होगा, बड़ी सोच भी करते हैं। तो हो सकता है जैसे राहुल गांधी का लड़ना तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है अमेठी से प्रियंका को उतार दे, रायबरेली से खड़गे को उतार दे, क्या पता, आई डोंट नो। लेकिन इन दोनों का बात थी, मेरे जो 8-10 दिन पहले बात हुई थी, वो दोनों का उतरने का था। उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता, पहली बात। दूसरी बात जो शुक्ला जी ने कहा, कि मैं भी एक अपना सर्वे करते रहता हूँ, आप लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन हम भी अपने छोटे स्तर पे सर्वे करते रहते हैं, है ना। तो ये ठीक बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वाला बात जो है, बहुत कई लोगों ने मुझे कहा। मैं तो टैक्सी ड्राइवर का सर्वे करता हूँ भाई, पिछले चुनाव में 97 किया था, अब तक 16 किया है ना। तो इससे पता लगता है। एक चीज और, इतना घूमते क्या सतीश जी, आप टैक्सी में इतना घूमते रहते हैं क्या? ये भाई मेरा बेटा गाड़ी ले गया है तो मुझे टैक्सी से बाहर निकलना पड़ रहा है दादा। अब मैं तो लग रहा था कि आप मेरठ में रहने लगेंगे तो आसपास के 2 जिलों का और बताएंगे हमें, लेकिन आप नोएडा में रहते हैं सर। आप कैसे, हम नहीं, हम बता दिए नोएडा में रहते हैं, जहां भी रहते हैं जाते रहते हैं सबसे, और कम से कम 10-12 जिलों के लोगों से मिला हूं मैं। हाँ। उत्तर प्रदेश के क्या हम, मुझे भाषाएं सारी आती हैं, तो मुझे ज्यादा आपसे ज्यादा समझ में आएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है व्यक्ति। हाँ बताइए सर, क्या कहना चाह रहे थे वो? कहना चाह रहा था, देखिए वो हमको ठीक नहीं लगता है यहाँ पर बोलना। हाँ। लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात सामने आई है। हाँ। मेरे सामने आई है, निश्चित रूप से आई है। पिछले बार एक तरफा आया था 2019 में, इस बार एक तरफा नहीं आया। इससे ज्यादा मैं कहूंगा क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, आप जो पूछ रहे थे कि क्या मामला चलता है नहीं चलता है, क्या इश्यूज है, जनता भी बड़ी होशियार हो गई। वो भी देखती है कि कौन क्या दे रहा है ना। कभी डिमोनेटाइजेशन से फायदा देखती थी गरीब जनता, कभी जो है वो 15 लाख से फायदा देखती थी। इस बार पता नहीं, हमको लगता है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो ये डायरेक्ट वाला जो ये कांग्रेस पार्टी ने आप पार्टी और भाजपा से सीख के दिया, बोला है 1 लाख 1.5 लाख क्या लाख कौन लाख, हो सकता है उसका थोड़ा सा तो ये असर है। लेकिन मैंने आपसे जो कहा, इस बात को नोट कर लीजिए, एकदम निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। आपके यहाँ हम बराबर बोलते ही रहते हैं, लगभग सही होता है। सीट टू सीट लड़ाई है, कम से कम 60 सीट, कोई नहीं कह सकता कौन जीतेगा। एकदम मैं आपसे बता रहा हूं, जिसका मोबिलाइजेशन ज्यादा होगा, जिसका चुनाव प्रचार बढ़िया, प्रचार भी नहीं मोबिलाइजेशन जिसका बढ़िया होगा, माहौल कैसे बनाते हैं, क्या मतलब करते हैं, इस पर 60 सीटें यूपी की डिसाइड होगी। ये आप जान लीजिए इस चीज को, है ना सतीश जी। ऐसा नहीं होगा कि खाली परिवार वाले एक बार जीत गए, समाजवादी के, है ना, और भाजपा के भी जो बड़े बड़े हैं लोग जीत जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़ाई हो रही है इस बार, ऐसा मुझे भी एहसास होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि इनको कुछ होने के लिए नहीं। सतीश जी सर, अरे आप थोड़ा सा और बताओ ना, मन में तो आपने सोचा होगा कि यार ये एनालिसिस मेरा बन रहा है, इधर बैठ रही गाड़ी, कौन पलड़ा भाली पड़ा, बताओ ना सर। देखिए भाई, क्रेडिबिलिटी मेरे हमको अपने क्रेडिबिलिटी की बड़ी चिंता रहती है। मैं मानता हूँ, अगर आप ऐसे पूछ भी लीजिएगा तो यूपी में कोई अंधा भी बेचारा, कोई बहरा भी कह देगा कि बीजेपी को एडवांटेज है ना, इसमें तो कहीं से दो राय नहीं। लेकिन क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज है, इस पर अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट मतलब आप 80/80 वाली बात नहीं कर रहे हो क्या? मैंने आप एब्सोल्यूट का जो मीनिंग लगाना आप लगा लीजिए ना। सभी हो सकता है। अब जो अखिलेश जो कहते हैं, नारा दिया उन्होंने, नारा निकाला है 400 पार नहीं 400 हार, तो क्या मान लें उनकी बात? वो बात नहीं है। बीजेपी को निश्चित रूप से एडवांटेज है, उनका कैडर है, उनका मोबिलाइजेशन है, उनका टर्नआउट करा लेते हैं, बूथ मैनेजमेंट है, वो मोदी जी का और योगी जी का। लेकिन अच्छा सतीश जी, एक चीज बताओ, महंगाई है, इसमें कोई इनकार कर सकता है क्या? है ना महंगाई, दिक्कतें हैं लोगों के सामने। क्या ये इश्यूज लोगों के दिमाग में घर कर गए हैं, या जब आप और डीप उनको कुरेदते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है महंगाई है लेकिन चलेगा, ऐसा भी है क्या? देखिए, यहाँ पर 6 आदमी है, 6 मुद्दे हो सकते हैं। 6 मुद्दे में एक दूसरे को काट रहे हैं। कहीं मोदी और योगी काट दे रहे हैं महंगाई को, कहीं महंगाई जो है इन दोनों को काट दे रहा है। ये काटा काटी बहुत चल रहा है। इसलिए मैंने कह रहा हूँ ना कि जीरो सम अप्रोच हो गया। मतलब कोई मंदिर से प्रेरित है,
कोई इस बार उम्मीद देख रहा है ऑपोजिशन का, कोई कुछ देख रहा है, इसलिए चुनाव ये खुला हुआ है। ये नहीं कह सकते कि ये पूरा कोई मुद्दा पूरी तरह से चलेगा। ऑपोजिशन इंडेक्स ऑफ यूनिटी भी थोड़ा इस बार दिख रहा है और थोड़ा इफेक्टिव दिख रहा है। ये बात मैं कहूँ, मैं तो 15-17 जी, तो आपको इस ढंग से देखना चाहिएगा। महंगाई का आपने पूछा है, महंगाई का मुद्दा निश्चित रूप से है, और महंगाई के साथ इन लोगों ने जो बेरोजगारी जोड़ा है तो वो कॉकटेल बना के मुद्दा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से, चुनाव प्रचार की दृष्टि से, संसाधन की दृष्टि से, डबल इंजन सरकार की दृष्टि से, और जो लाभार्थी के मैं तो सुना, मैंने जानता हूं सर कि हर जगह सम्मेलन हो चुका है ब्लॉक स्तर तक, तो ये इस तरह से बीच बीच में ये बातें फंसी हुई है, इसलिए सीट टू सीट है। मैं एक छोटा ब्रेक लें, अभी मेरा एकदम टेम्पो बना तो मैं कुछ बोलूँ सत्यजीत जी का नहीं, लेकिन अब मैं रुक गया। अब मैं ब्रेक के बाद इस सवाल को पूछूंगा। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं अभी। स्वागत है एक बार फिर से आ रहे हो। आज आवाज़ अड्डा में हम लोग उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ही गुट, इंडिया अलायंस और एनडीए, दोनों ज़बरदस्त लड़ाई में उतरे हुए हैं प्रत्याशी के स्तर पर। अभी सतीश जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि सीट टू सीट फाइट है। बहुत सारी जगहों पे लोकलाइज हो गया है ये इशू कि प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी, इसीलिए प्रत्याशी बदले भी जा रहे हैं बहुत जगहों पर, वो भी एक स्थिति बन रही है। और लोकल इश्यूज़ कहीं ना कहीं इस पे हावी हो रहे हैं। ब्रजेश जी ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर एक अंडर करंट का बड़ा इशू है और वो वहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आप शिवम जी बीच में बहुत आप कह रहे थे, कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। अब मेरा एक सीधा सीधा सवाल है तीनों पार्टियों से। शिवम जी आपसे शुरू करते हैं, भाजपा को उत्तर प्रदेश के लोग क्यों वोट करें? भाजपा को उत्तर प्रदेश के लोग इसलिए वोट करें क्योंकि 2017 से पहले जो इस प्रदेश के हालात होते थे, ना वो मेरे से छुपे हैं, ना किसी जितने भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उनसे छुपे हैं। किस तरीके से हालात खराब होते थे, जहां पर मैं सीएनबीसी के ऑफिस में बैठा हूं, इसी जगह बता रहा हूं। 2017 से पहले कोई रात को जिस टाइम, अगर मैं अब यहाँ से स्टूडियो से निकल के जाऊंगा, अगर 2017 से पहले जाता तो मेरी मोटरसाइकिल छीन लेते। इतना बुरा हाल था। अगर यहाँ पर बहन बेटी रात को निकल जाए और उसका हालात स्थिति क्या खराब थी, ये प्रदेश जानता है। जिस तरीके से गैंगस्टर्स जो है पैरेलल सरकार चलाते थे और सरकार में मिलकर सरकार चलाते थे, ये प्रदेश जानता है। जिस तरीके से महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय रहा है, उस बात को सरकार, ये प्रदेश जानता है। जिस तरीके से सड़कों का कायाकल्प हुआ है, उसको ये प्रदेश जानता है। जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने बारंबार भाजपा को आशीर्वाद 2017 में भी दिया, 14 में केंद्र में दिया, फिर उसके बाद 22 में भी दिया, 19 में भी दिया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, सबका अपना एनालिसिस है और उस एनालिसिस का सम्मान है, लेकिन भाजपा को लेकर उत्तर प्रदेश में ना ही कोई कंफ्यूजन है और ना ही किसी सीट पर इस तरह की फाइट है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, एक चीज बीच में कही गई कि राहुल गांधी अगर अमेठी से कैंडिडेचर अनाउंस कर दे या फिर हो, तो एक परेशानी ये हो सकती है कि ये तय हो कि उनको देश में अलग जगहों पर चुनाव करना है, चुनाव लड़ना है, प्रचार करना है लोगों के लिए। वो चुनौती देश में कभी भी देश के बड़े नेताओं के लिए नहीं रही, ये हमें मान लेना चाहिए। मैं 2009 का इंसिडेंट बताता हूं, जब हमारे एलके आडवाणी जी चुनाव लड़ने के लिए गांधीनगर गए, तो अभी के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप कैंडिडेचर करके चले जाइए, इसके बाद आपको आने की जरूरत नहीं है, भव्य जीत होगी। और होता भी है, जब आप बड़े नेता होते हैं देश के, तो इस तरह की चीजें आपको नहीं आड़े आती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बड़े नेता हैं, बावजूद उसके आप अपनी पुरानी सीट पर नहीं जाते, आपके लिए दिल्ली से रायबरेली और अमेठी दूर हो जाता है लेकिन लंदन पास हो जाता है, तो जनता को दिखाई देता है। जिन झोपड़ियों में पिताजी, जिन झोपड़ियों में नाना जी, जिन झोपड़ियों में दादी जी अगर वोट मांगने गई थी, उन्हीं में ही अगर नवासे को वोट मांगने जाना पड़े और कोई चीजें खराब ना हो, कोई चीजों में बदलाव ना हो, तो जाहिर है दिक्कत हो जाती है। अगर 240 गांवों में सड़क सिर्फ जो है पक्की सड़क सिर्फ श्रीमती स्मृति ईरानी जी को पहुंचानी पड़ी हो आजादी के 72 साल, भी तो फर्क है। 490 तालाब अगर बनाने पड़े अमेठी में और अब आकर बने, तो फर्क है। अगर 2.5 लाख जो है, 1.5 लाख जो है घर बने और उतने ही घरों में बिजली का कनेक्शन अब गया, तो फर्क है। देश इस बात को मानेगा, समझेगा और उसी के आधार पर वोट करेगा। कहीं कोई स्ट्रगल और कोई टक्कर। शिवम जी, महंगाई के ऊपर आपकी क्या राय है? भाई महंगाई तो कम नहीं हुई, जनता परेशान है महंगाई पे।
मुझे लगता है कि आप तो खुद एक ऐसे चैनल में है जहां पर दिन रात जो है इसी तरह के फैक्ट एंड फिगर्स को कहा जाता है। किस तरीके का इन्फ्लेशन हम 2014 से पहले एनकाउंटर करते थे, कई बार तो डबल डिजिट में ज्यादातर रहा। आप किस तरह की स्थितियों में थे, किस तरीके से 11% महंगाई थी और हम कहीं ना कहीं 5% पे लैंड कर रहे हैं। कोरोना के बाद बाकी दुनिया का क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। कोरोना के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर कोई है तो हिंदुस्तान है। कोरोना के बाद भी अगर हिंदुस्तान में मैं बात करूं तो एक जमाने में सिर्फ जो है 350 जो है स्टार्टअप्स हुआ करते थे, आज अगर 90,000 है तो फर्क है। मोबाइल की दुनिया में अगर हिंदुस्तान दूसरे नंबर का प्रोडक्शन देश बन गया है तो यह बहुत बड़ी बात है। ऑटोमोबाइल के विषय में अगर हम दुनिया की 5वें सबसे बड़े देश बन गए हैं तो ये सारी जो चीजें हुई है ये इसी देश में हुई है और इसी देश में युवा हमें वोट कर रहा है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं 10 सेकंड में लेकर अपनी बात खत्म करूंगा। इस देश में सब कहते हैं कि 35 से कम उम्र के जो लोग हैं वो 65% है, बिल्कुल है। से साथ ही में उसके साथ एक और जो है एक चीज और ऐड कर देते हैं, एक सेंटेंस और ऐड कर देते हैं, युवा भाजपा से बहुत नाराज है। अरे भाजपा से नाराज था तो 14 में वोट करता क्या, 17 में वोट करता क्या, 19 में वोट करता क्या, 22 में वोट करता क्या। आप एक्चुअली सिर्फ हवा में है। सच ये है कि देश का युवा, देश का गरीब, देश के किसान, देश की महिलाएं खुश है, सरकार चाहते हैं और इसी वजह से भारतीय जनता बारंबार रिपीट होकर आ रही है और 2024 में भी 400 पार लेकर आएगी। सुना पंखुड़ी जी, अभी इसमें हमारा सवाल जोड़ लीजिएगा, कांग्रेस या इंडिया अलायंस को क्यों वोट करें? देखिए, पहले तो क्योंकि भाजपा के लोग बार बार 14, 17, 19 की बात करके जो अपना अहंकार दिखाते हैं और एक तरह से जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि क्यों हमने कोई काम नहीं किया, आज हम 10 साल बाद कोई जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन क्योंकि आपने हमें वोट किया था, हमारे और 2024 में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, ये बार 2014 में जो विकास पुरुष की छवि बनाकर मोदी जी सबके सामने आए थे, जिसमें बड़ा पैसा और बड़ा प्रचार लगा था, बड़ी बड़ी बातें उस जमाने में वो करते थे, बुलेट ट्रेन की बात करते थे, स्मार्ट सिटी की बात करते थे। आज ये शब्द उनके डिक्शनरी से गायब हो गए। आज उनके डिक्शनरी में क्या शब्द आ गए? आज उनकी डिक्शनरी में मुझे लग रहा है शायद मेरे बोलने की बारी है जी। तो जो छवि बना रहे थे, विकास पुरुष की और स्मार्ट सिटी की बात करते थे और बुलेट ट्रेन की बात करते थे, तो आज वो बात कहाँ करते हैं? आज बात का देखिए, आज उनकी बात का स्तर है मांस, मछली, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, क्योंकि 10 साल तक वो उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, एक उन्होंने पीआर के, क्या मैं बोल सकती हूँ? देखिए, ये बौखलाहट है, शिवम, यही उनकी बारी, उनको कंप्लीट करनी है। यही बौखलाहट, नीरज जी, ठीक है शिवम, नहीं सुनो अभी उनको अपनी बात रखनी है, यही इनके प्रवक्ताओं में भी दिख रही है। देखिए, आप मुझे देखिए, ये जो गुंडागर्दी है ना, इस गुंडागर्दी से देश आज बहुत परेशान है और यही गुंडागर्दी ये स्टूडियो में भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका धनबल बाहुबल नहीं चलेगा। सबको आप बराबरी का समय दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन जो बात मैं कह रही थी, दूसरी बात, देखिए, राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। परसेप्शन, भाई आप जो परसेप्शन किया था, अपनी बात, डेमोक्रेसी को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं, संविधान भी बदलना चाहते हैं। डिस्टर्बेंस तो इनके एक नेचर का पार्ट है। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रही थी, और इस बार प्रयास करिएगा कि मुझे काटे ना, क्योंकि जैसे ही मोदी जी की बात आ रही है बहुत बौखला जा रहे हैं, क्योंकि जानते ये भी है कि मोदी जी की छवि जो पूरी तरह से आज बदल चुकी है। एक जो उन्होंने अपनी छवि बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने का काम कर रहे हैं, देश ने देखा कि जिस पे उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हर उस व्यक्ति को रेड कारपेट बिछा के अपनी पार्टी में लाए। जिसको भ्रष्टाचारी बोला उसको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाल के उसको भारतीय जनता पार्टी का नेता बना दिया। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो हजारों करोड़ रुपए इन्होंने लूटा, और अरे नहीं, ये वाला पॉइंट सही नहीं है, ये वाला पॉइंट सही नहीं है, ये वाला पॉइंट सही नहीं। आपने भी लूटा, नहीं, आपने भी 1200-1400 करोड़ लूटे। आज भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा ठप्पा लग चुका है, बहुत बड़ा। हमने कैसे लूटे भाई? उन्होंने कैसे लूटे? उनको भी बॉन्ड मिले, आपको भी बॉन्ड मिले। अपने मित्रों का काला धन अरे वही काला फिर आपको भी मिल गया मैडम, सोचो आप इस बात को। जुआ खिलाने वाले लोगों से लिया, वही मीट बेचने वालों से, बीफ बेचने वालों से, बीफ का व्यापार करने वालों से इन्होंने काला धन लिया। और ऐसा नहीं है कि जनता नहीं समझती। नहीं पंखुड़ी जी, देखिए, बॉन्ड वाले इशू पे मुझे आपत्ति है। अगर आप बॉन्ड वाले इशू पे कह रही हैं कि वो
लूट का पैसा है, तो वो लूट का पैसा फिर टीएमसी ने भी लिया, आप कांग्रेस ने भी लिया, डीएमके ने भी लिया, उड़ीसा वाली सरकार ने भी लिया, सबने लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन लाया और सबसे ज्यादा फायदा उसका किसको अरे मिला? तो आपको भी तो मिला ना उसका फायदा, भले 1 रुपया मिला हो, आपने क्यों लिया? फिर मना कर देते। हमको तो सीपीएम इस मामले में अच्छी लगती है, उसने नहीं लिया। नहीं आप देखिए, आप मेरी बात को मोड़ रहे हैं। मैं मोड़ नहीं रहा हूं, केवल इस इशू पे मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की छवि की, क्योंकि बार बार ये बात बोली जा रही थी कि क्योंकि इतने सारे चुनाव में वोट दिया है फिर से जनता दे देगी। तो मुझे लगता है कि जनता को अपनी बपौती किसी को नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम 10 साल का तो जवाब देंगे, 10 साल बाद भी हम कांग्रेस को कोसेंगे, 10 साल बाद भी हम नफरत हिंदू मुसलमान पे वोट अच्छा मांगेंगे। पंकज जी, आपका टाइम अप हो गया भाई, अब चांद जी के पास चलते हैं। कांग्रेस को वोट क्यों देगी? अब अरे इतनी देर से तो आप बता रही थी, इसीलिए देखिए अब आप पता लगा फिर 4 मिनट आप बोलेंगे। नहीं इतना टाइम नहीं भाई, अभी चांद भाई का टाइम है। फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी को कोई वोट क्यों दे भाई? बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, 4 बार काटा है। नहीं पंकज जी, आपको बहुत टाइम दिया जी। गैंगस्टरों की कब्र पर पहुंचते हैं फतिया पढ़ने। अरे अनम्यूट करो भाई, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। चांद अनम्यूट करो। हाँ अब अभी आई आवाज, नहीं आई। अरे फखरुल, आप अपने जो सामने लैपटॉप या जो भी है उससे अनम्यूट करो। फखरुल, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं चलो, दिक्कत है उसमें, आप अपने उसको ठीक कराइए। शुक्ला जी के पास चलते हैं। शुक्ला जी, आपने थोड़ा 2 को सुन लिया, तीसरे से आवाज नहीं आ पा रही थी। मैं थोड़ा इसको और उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि इस वक्त जो 2-3 इश्यूज चल रहे हैं, एक को बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर स्वयं भाजपा और प्रधानमंत्री सब रैलियों में सफाई दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर सामने से आया कि आपकी संपत्ति बांट दी जाएगी, आपके ऊपर जो आपने कमा के रखा उसको तोड़िए। अब ये 2 नैरेटिव्स बने। मैंने कहा था ना कि चुनाव में ये सब बातें जो चल रही हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बड़ी बड़ी बातें, बॉन्ड कुछ नहीं, ये है असली इशू। इस पे बताओ क्या चल रहा है नीचे ग्राउंड पे सर, कौन सा नैरेटिव कर गया है? नहीं, ये चल रहा है वास्तव में। आरक्षण का मुद्दा पहले इंडिया गठबंधन ने उठाया था और काफी प्रभावशाली ढंग से उठाया था। ये मुद्दा रोज उठ रहा था, लेकिन जो ये पलटवार हुआ है, पलटवार ये जो जानकारी दी गई है कि सब मुस्लिम वर्ग को दिया जा रहा है आरक्षण, ये भी असर दिखा रहा है। असर वो भी दिखा रहा था, असर ये भी दिखा रहा है। ये लोग जो लाए हैं, ये बाकायदा इनके जो छोटे जो इनके नेता हैं वो चौराहा में बोल रहे हैं, जो चौपालों में बोल रहे हैं कि साहब आपका आरक्षण बांटा जा रहा है, आपका आरक्षण हड़पा जा रहा है। तो ये भी असर कर रहा है। तो इस समय मैं देख रहा हूं कि सब कुछ पीछे करके आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बना है और ये दोनों लोग उठा रहे हैं। अब इनके हाथ ये हथियार लग गया है कि कर्नाटक सरकार का एक जो उन्होंने दिया था उसका पूरा आ गया है, आंध्र प्रदेश में दिया गया था उसका आ गया है। तो ये दोनों चीजें जो है दोनों तरफ चल रही हैं और मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी काफी प्रभावी ढंग से उठाया जा रहा है और इसको बाकायदे बहुत छोटी छोटी सभाओं में भी ये मुद्दा इनके नेता उठा रहे हैं। हमारे ख्याल से या तो पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत या जो ऊपर से उठाया गया है उसका संदेश नीचे तक गया है, कारण कि ये ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। फखरुल 30-40 सेकंड में प्लीज अपनी बात रखें आप फटाफट। देखिए, हम ब्रजेश जी ने जैसे शुरू में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है। हाँ। अगर लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है तो बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है, महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है? सतीश जी ने कहा कि एक टैक्सी ड्राइवर मिला था और अगर उत्तर प्रदेश में मिला था तो यकीन जानिए वो टैक्सी ड्राइवर MBA और PhD होल्डर रहा होगा, उसे उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार नहीं दे पाई होगी। यहाँ पेपर देने गया होगा तो पेपर लीक हो गया होगा और आज उसकी ओवर एज हो गया होगा। अगर वो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला होगा तो मैं समझता हूँ कि उसको भी कोई राहत नहीं मिली होगी। समाजवादी पार्टी को वोट इसलिए दीजिए कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे, अग्निवीर जैसी व्यवस्था समाजवादी पार्टी समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से माँ और बहनों की इज्जत लूटने वालों को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संरक्षण करने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी ऐसे सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेगी, महिलाओं को, माँ बेटियों को इंसाफ मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। दूध और दही से टैक्स लेने वाली सरकार को, जनता को अब बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत की राजनीति कर रही है, मजहब की राजनीति कर रही है, बांटने की राजनीति कर रही है, लेकिन पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रही है, दलितों को उनका अधिकार नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी आएगी तो संविधान के अनुरूप ये देश चलेगा। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के अधिकार की, वो अधिकार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज शांत हो जाए, अब किसी का ऑडियो नहीं जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, उत्तर प्रदेश की जमीनी स्थिति बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। और अब यहाँ से थोड़ी देर बाद आप प्रधानमंत्री का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनेंगे जो नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी जी ने किया है, और उसमें बहुत सारे विषयों पर प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी है। जो देश में इस समय पर्टिनेंट इश्यूज़ हैं उन पे बात की है, जो हाल फिलहाल के बहुत गर्मा गर्म मुद्दे थे उन पर उन्होंने अपनी बात रखी है, और जो लोग सुनना चाहते हैं कि इस समय ये वाला इशू हो गया तो उस पर प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस पर बहुत विस्तार से डिस्कस की गई है, जो अब से कुछ ही देर बाद प्रसारित होगा और आप इसमें इत्मीनान से वो सारी बातें सुन पाएंगे। तो बहुत छोटे से कुछ ही पलों के बाद ये इंटरव्यू।